आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अंग्रेजों की नाक में दम कर देने वाले ऐसे रॉबिन हुड के बारे में जिसको पूरा जहान सुल्ताना डाकू के नाम से जानता है। आपको बताना चाहूंगा इनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं जो शायद आप ना जानते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूंगा आज से लगभग 122 साल पहले गुलाम भारत के मुरादाबाद में हरथला गांव में एक लड़के का जन्म हुआ। ये वो समय था जब महात्मा गांधी शायद बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। आगे चलकर ये लड़का उत्तर प्रदेश का खूंखार दस्यु बना। नाम था सुल्ताना, जिसने लूट मचाकर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। सुल्ताना एक डाकू था। उसने डकैती की, उसने अंग्रेजों के माल पर हाथ साफ किया, एक नहीं कई बार। आपको बताता चलूं कि सुल्ताना को समेटे कई लोकगीत और ऐसे कई किस्से कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी जिनमें लगता है कि ये मात्र किस्से कहानियां तक ही सीमित था। हालांकि सुल्ताना डाकू कोई मिथक या मिथ्या नहीं बल्कि सच था। इतिहास के पन्नों में दर्ज सुल्ताना वो डाकू था जो उसी गर्त में छिपा हुआ है। गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कई नायकों में से एक सुल्ताना डाकू भी था। उसके बारे में ज्यादा व्याख्या या प्रसंग पढ़ने में नहीं आते हैं। वह उन नेताओं में से नहीं था जिनका संगठन अंग्रेजों के समक्ष भारत के करोड़ों लोगों का नेतृत्व करता था। उसे अंग्रेजों की चापलूसी कर देशवासियों को बड़े जननायक बनने का छलावा देने वाले तत्कालीन समाज के ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं थी। ऐसे लोगों को लूटने में उसे कोई हर्ज नहीं था और उसने ऐसा ही किया। जाहिर तौर पर ऐसे में उसे वो सम्मान नहीं मिल पाया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सुल्तान डाकू ने कैसे अंग्रेजों को परेशान करके रख दिया, कैसे उनकी नाक में दम किया और अंग्रेजों को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। तो बताना चाहूंगा कि डाकू पर गोरी महिला थी फिदा। सुल्ताना डाकू की कहानी इतिहास की गर्त में कहीं छिपी हुई है। बहुत कम जानकारी सुल्ताना के बारे में मिलती है। माना जाता है कि 20वीं सदी के दूसरे दशक का सबसे दुर्दांत और खतरनाक डाकू माना जाता है। इसे गांव के लोगों के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता भी हासिल थी। इसने महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पर ही अपने घोड़े का नाम चेतक रख लिया था। माना जाता है कि सन 1920 के दशक में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को आतंकित करने वाले इस डाकू का जन्म अपराधियों के मुस्लिम भाटू कबीले में हुआ था। माना यह भी जाता है कि इस बदसूरत से दिखने वाले आदमी के ऊपर एक गोरी महिला फिदा हो गई थी। वह इसे पागलों की तरह प्यार करने लगी थी। सुल्ताना डाकू ने एक डांस करने वाली पुलकन वार्न नाम की एक लड़की का अपहरण किया था। शायद इसके बाद से इस लड़की का नाम पुतली बाई पड़ गया। 17 साल की उम्र में बना डाकू। माना जाता है कि सुल्ताना 17 साल की छोटी सी उम्र में डाकू बन गया। गुलाम भारत के दौरान अंग्रेज सरकार के नृशंस नीतियों और भारत के लोगों खासकर गरीबों से उनका हक छीनने की नीति से ही सुल्ताना को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया था। ऐसे में सुल्ताना शोषित और पिछड़े समाज में एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा था। धीरे धीरे उसे गरीबों लोगों का समर्थन भी मिलना शुरू हो गया। कहा जाता है कि इसी समर्थन के बल पर उसने अगले एक साल में ही 100 डकैतों का एक गैंग बना लिया था। निशाने पर रहा अंग्रेजों का खजाना। बताना चाहूंगा कि सुल्ताना के लिए गरीबों की खून पसीने की मेहनत से इकट्ठा किया गया खजाना हमेशा लूट का पहला निशाना होता था जो अंग्रेजों के खजाने में से लूटा जाता था। उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के इलाके में सुल्ताना डाकू के खौफ की तूती बोलती थी। ये रास्ता गरीबों और गांव वालों के लिए तो सुरक्षित था लेकिन अंग्रेज अधिकारियों के लिए मौत का रास्ता बन गया था। सुल्ताना के डकैतों ने यहाँ चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई और नजर रखना भी शुरू कर दिया था। उसने अंग्रेजों के खिलाफ एक बीड़ा उठा लिया था और आपको बताना चाहूंगा जमींदारों और दीवानों का खजाना रहता था। उस समय नैनीताल के राज निवास और प्रसिद्ध देहरादून को जाने वाला एकमात्र रास्ता नजीबाबाद से ही होकर जाता था। जो भी अंग्रेज काफिला उधर से गुजरता घात लगाए सुल्ताना के डकैत उनको लूट लेते। हालांकि सुल्ताना के डर से वहां चौकसी बढ़ा दी गई
लेकिन अंग्रेजों को इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। धीरे धीरे सुल्ताना ने अपनी लूट के क्षेत्र में बेतहाशा वृद्धि कर ली और जल्द ही सुल्ताना खौफ का पर्याय बन गया। सुल्ताना गांव के लोगों के बीच काफी मशहूर था। इसने कई बार माल से लदी पड़ी अंग्रेजी रेलगाड़ियों को लूटा था। उसने ऐसी कई लूट की वारदातों को अंजाम किया। वह लूटा हुआ माल गरीबों और गांव वालों में बांट देता था। अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करने की फितरत ने ही सुल्ताना को गरीबों का मसीहा और अंग्रेजों की नजर में एक अपराधी बना दिया। अब अंग्रेज अधिकारी सुल्ताना को पकड़ने की कोशिश करने लगे थे। सुल्ताना भी शातिर था। वो इतनी जल्दी पुलिस वालों के हाथ कैसे आ जाता। आपको बताता चलूं कि अंग्रेज सरकार ने उसे पकड़ने के लिए 300 जवानों की एक टीम भी बनाई थी। 300 सिपाहियों की ये टीम उस दौर में आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी, जिसमें 50 घुड़सवारों का एक दस्ता भी मौजूद था। काफी मेहनत के बाद भी जब कुमाऊं के पुलिस आयुक्त पर्सी विंडहम सुल्ताना को पकड़ नहीं पाए, तो उन्होंने युवा अधिकारी फ्रेडी यंग को बुलावा भेजा। इसी के साथ बताता चलूं कि हल्द्वानी के जमींदार को लूटा वही माना ये भी जाता है कि सुल्ताना डाकू को जब पुलिस तलाश कर रही थी, तभी उसने हल्द्वानी के एक जमींदार को खड़क सिंह कुमाड़िया के घर पर लूट मचा दी। ऐसे में जमींदार खड़क सिंह से भी सुल्ताना ने दुश्मनी मोल ले ली। लूट की ये बात जब फ्रेडी यंग और जिम कार्वेट को पता चली, तो उन्होंने खड़क सिंह को भी अपने साथ मिला लिया। ऐसे में फ्रेडी यंग, जिम कार्वेट और खड़क सिंह मिलकर सुल्ताना डाकू को ढूंढने में लग गए। माना जाता है कि बड़ी छानबीन के बाद तीनों ने एक अन्य शख्स तुला सिंह के सहयोग से सुल्ताना डाकू को दबोच लिया। यूपी में बोलती थी तूती। आपको बताता चलूं कि सुल्ताना के खौफ की तूती पूरे पश्चिमी यूपी में बोलती थी। इससे यहाँ के लोगों का अपार समर्थन भी हासिल था। शायद यही कारण है कि कई सालों तक ये अंग्रेजों से आंख मिचौली खेलता रहा। तब आयरिश मूल के भारतीय लेखक और एक बेहतर शिकारी जेम्स जिम कार्वेट को सुल्ताना डाकू के पीछे लगा दिया गया। अंग्रेज सरकार को उम्मीद थी कि जिस तरह से नरभक्षी तेंदुओं से जिम कार्वेट ने पहाड़ी लोगों को राहत दिलाई थी, ठीक उसी प्रकार जिम इस खतरनाक डाकू को मारकर उनकी भी चिंताओं को दूर करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ये जंगल का शिकारी इस इंसानी दुनिया के डाकू को पकड़ने में नाकामयाब रहा। ऐसे में सभी लोगों के असफल हो जाने पर विशेष अधिकारी फ्रेडी यंग को जांच में लगा दिया गया। अथक प्रयासों के बाद आखिरकार एक दिन सुल्ताना अंग्रेजों की पकड़ में आ ही गया। गुलाम भारत में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी और एक लेखक रहे फिलिप मेसन ने अपनी किताब द मैन हु रूल्ड इंडिया में लिखा है कि सुल्ताना डाकू को फ्रेडी यंग ने ही पकड़ा था। अंग्रेज अधिकारियों ने की थी छुड़ाने की कोशिश। आपको बताता चलूं, माना जाता है कि इसी युवा अंग्रेज अधिकारी फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की गिरफ्तारी के बाद उसे क्षमा करने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। सुल्ताना अपने बेटे को डाकू नहीं बनाना चाहता था। वह चाहता था कि उसे कभी भी अपने बाप के नाम पर जिल्लत न झेलनी पड़े। इसलिए उसने इस अंग्रेज अधिकारी से अपने बेटे की मदद करने को कहा। ऐसे में यंग ने सुल्ताना की बात मानते हुए उसके बेटे को पढ़ने इंग्लैंड भेज दिया। बहरहाल कुछ मिलाकर सुल्ताना डाकू पुलिस की गिरफ्त में था। एक छोटी सी सुनवाई के बाद उसे लूट और हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुना दी गई। इसी के साथ बताना चाहूंगा कि कब हुई फांसी सुल्ताना डाकू को। तो आखिरकार 7 जुलाई 1924 को उसे 15 अन्य साथियों के साथ आगरा की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। वहीं अंग्रेज सरकार ने सुल्ताना को समर्थन और पनाह देने वाले लगभग 40 परिवारों को भी काला पानी की सजा सुनाई। तो दोस्तों, ये था सुल्ताना डाकू का इतिहास, उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपके सामने शेयर की। बताना चाहूंगा, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी या कोई इतिहास के बारे में जानकारी है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम उसको अपने चैनल पर ला सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।